नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम फेलो और हम पढ़ रहे थे 11वीं क्लास के ज्योग्राफी की बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका पहला लेसन हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम इसका दूसरा लेसन कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लेटेस्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना उसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेसन 2, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी धारणाएं अलग अलग वैज्ञानिकों की रही है। प्राचीन समय में अलग मत रहे हैं, वर्तमान समय में अलग मत रहे हैं और हमारी जिज्ञासा होती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है, इसके जानने के भी हम बड़े इच्छुक रहे हैं। तो शुरू में क्या नाम है, हम जब छोटे थे बचपन में उस समय पर कहानी सुनते थे, जैसे चंदा मामा है, तारे टिमटिमाते रहते हैं, ये सारी चीजें। तो ये एक बचपन की जो हमारी कविताएं थी उसके बारे में सोचते थे। एक जिज्ञासा थी कि ये कैसे बने हैं, क्या है इसके पीछे, क्या है, आसमान नीला क्यों है, काला क्यों है। तो ये सभी हम इसके बारे में जानकारी हम धीरे धीरे प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत की बात करें, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय मनुष्य नहीं थे। तो मनुष्य नहीं थे तो क्या है कि उनको पता कैसे लगा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, उन्होंने कुछ कल्पनाएं की, और कल्पनाओं के आधार पर कुछ सिद्धांत उन्होंने बनाए और उसके आधार पे अलग अलग परिकल्पनाएं हर वैज्ञानिक ने दी है। तो इसके लिए सबसे पहले जिन्होंने ये परिकल्पना दी वो जर्मन के एक भूगोलवेता थे, जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिसे कहा जाता है इमैनुएल कांट। इमैनुएल कांट जो थे, इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में लोगों को बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो इसलिए सबसे पहले लोकप्रिय एक मत रहा वो रहा इमैनुएल कांट का। में एक वैज्ञानिक थे लॉपलेस। तो लॉपलेस ने क्या किया कि जो इमैनुएल कांट ने जो परिकल्पना दी थी उसमें कुछ संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद में उन्होंने इसको प्रतिपादित किया, इन्होंने प्रदर्शित करा, और इसे निहारिका परिकल्पना के नाम से इसको हम जानते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार उन्होंने ये बताया कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। यानी जैसे पृथ्वी की जो सूर्य की युवा अवस्था है, तो उसके आधार पर ही, जैसे अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैसों का मिश्रण है, और ये गैस का पुंज है जो कि एनर्जी को रिड्यूस करता है। और इसी आधार पर उन्होंने बताया कि ग्रहों का जो निर्माण है वो भी जैसे सूर्य के जो बादल है उससे ही हुआ है। पहले वो गर्म थे, गर्म पदार्थ था, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडा होने लगा और संघनित होने लगा। तो ये परिकल्पना वो इमैनुएल कांट ने दी, और उसके बाद में संशोधन किया लॉपलेस ने, उसमें कुछ संशोधन करके उन्होंने बताया। 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्रह्मांड में एक अन्य गतिशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा, ये उन्होंने कहा। चैम्बरलेन और मोल्टन ने ये बात कहा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार से कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। उन्होंने ये बताया कि सूर्य है, जो सूर्य के पास से एक और तारा वहां से गुजरा, और गुजरने के बाद जब यहाँ से गुजर के गया तो इसका सूर्य का ही कुछ हिस्सा टूट के वो अलग हो गया, और उससे ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये इन्होंने चैम्बरलेन और मोल्टन ने प्रदर्शित किया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा, और यही पदार्थ धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। ये इन वैज्ञानिकों का मत था जो कि चैम्बरलेन और मोल्टन का था।
उसके बाद में पहले जो है सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हैरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो चैम्बरलेन और मोल्टन ने जो एक परिकल्पना दी थी इसका समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। यह तर्क द्वितारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो बताया द्वितारे यानी कि एक जो है सूर्य था, ठीक है, और दूसरा जो है इसके पास से निकलने वाला जो एक ग्रह था, वो इसके पास से निकलने वाला जो एक पिंड था यानी कि वो भी तारा था, और इन दोनों को जो है द्वितारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 1950 में रूस के ऑटो श्मिड और जर्मनी के कार्ल वाइसजास्कर ने निहारिका परिकल्पना ने कुछ संशोधन किया। निहारिका परिकल्पना जो कि शुरुआत में एनुअल कांट ने दी थी और उसका जो है कुछ संशोधन किया था लॉपलेस ने, तो इन्होंने जो है इसमें कुछ और संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद में उन्होंने ये बताया कि सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सूर्य हो गया, और सूर्य के जो है चारों ओर एक जो है निहारिका थी, वो एक गैसों का पिंड था जिसमें बताया इसमें हाइड्रोजन, ठीक है, और हीलियम, ये दो गैसों का मिश्रण था, और क्या था इसमें धूल के कण थे। अब ये क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि ये जो चीजें हैं, तीन चीजें इसके अंदर चारों तरफ थी इसमें, और इन कणों के घर्षण जो है, इनमें घर्षण होने लग रहा, टकराने लगे सारे कण जो है आपस में, और टकराने के बाद में जो है एक चपटी तस्करी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ। तो एक बादल का निर्माण हुआ इसके अंदर, कैसे, इस प्रकार की जो है चपटी तस्तरी के रूप में इसका निर्माण हो गया बादल का, और यहाँ पे जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका निर्माण हुआ, तो यहाँ पे इस प्रकार से निर्माण इसका हो गया। और जो है ये प्रक्रिया जो है वो चपटी तस्करी के रूप में हुआ, बाद में जो है इसके पिंड बन गए और एक ग्रहों के रूप में ये परिवर्तित हो गया। ये इन्होंने बताया, किसने, एक तो ऑटो श्मिड ने और फिर कार्ल वाइसजास्कर, इन्होंने जो है इसमें कोई परिकल्पना में संशोधन किया, निहारिका परिकल्पना में, और इस प्रकार का इन्होंने ये प्रदर्शित किया। ये हमारे मत जो थे वो प्रारंभिक मत थे, शुरुआत के। आधुनिक मतों की बात करें तो आधुनिक मत के अंदर सबसे ज्यादा सर्वमान्य जो एक मत रहा है वो है हमारा बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। हालांकि ये प्रारंभिक जो सिद्धांत थे, प्रारंभिक सिद्धांतों में भी जो है पूछा जाता है, खासतौर पे निहारिका परिकल्पना के बारे में, द्वितारक सिद्धांत के बारे में, इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत में बिग बैंग सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य है और इसे जो है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा गया है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्सल हाइपोथेसिस ये इसको नाम दिया गया है। और ये परिकल्पना दी गई थी 1920 के अंदर, ये परिकल्पना दी गई थी। तो 1920 में जो है एडविन हेबल, इसने कुछ प्रमाण दिए, इन्होंने इस परिकल्पना के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड का अब भी जो है विस्तार हो रहा है। अब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो इसके लिए उन्होंने कुछ तथ्य दिए, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए और ये बताया किस प्रकार से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। जो आकाश गंगाएं हैं हमारी, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या नाम है, उसका डिस्टेंस मान लो इतना है और कुछ समय बाद जो है ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि इतना ये हो रहा है, यानी धीरे धीरे आकाश गंगाएं दूर हो रही है। उन्होंने ये बताया कि आकाश गंगा की बात करें तो वैसे डिस्टेंस दूर हो रही है, लेकिन साथ साथ में उनका आकार भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, प्रयोग के आधार पे उन्होंने बताया किस प्रकार से इसका विस्तार हो रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा कि गुब्बारा है, उस गुब्बारे को जो है हम बिना फुलाए, उसमें मान लो कि उन्होंने जो है गोल गोल निशान लगा दिए, जो बिना फूला हुआ है, भी फूला हुआ नहीं है, इसमें गोल गोल निशान लगा दिए और निशान लगाने के बाद में तब इसको फुलाया गया। तो फुलाने पर ये चीज़ देखा गई कि जैसे इसका आकार बढ़ा तो आकार बढ़ने के साथ साथ जो है इसमें कुछ परिवर्तन भी देखने को मिले। परिवर्तन क्या देखने को मिले कि आकाश के जो गोले लगाए थे इनका आकार भी बढ़ रहा है और इनकी जो है दूरी भी बढ़ रही है, यानी कि पहले लगाए थे उसमें दूरी में भी अंतर आ रहा है
और साथ साथ में इसके आकार में भी अंतर आ रहा है। तो इसी प्रकार उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार से गुब्बारे में निशान लगाने पर इस तरह विस्तारित हो रहा है, तो वैसे ही आकाश गंगाएं भी विस्तारित हो रही हैं, आकाश गंगाएं भी दूर दूर जा रही है। इसके आधार पर प्रदर्शित करा और 3 अवस्थाएं बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो है ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है, ये 3 अवस्थाओं में बताया। पहली अवस्था के अंदर कि एक जो है एकाकी परमाणु के रूप में था, जो ब्रह्मांड अभी जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब कुछ इसमें निहित था, ठीक है, एकाकी परमाणु के रूप में था। और तब अचानक क्या हुआ, पहले हाँ ये बताया गया कि इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म था, बहुत छोटा था, और छोटे के साथ में अगर बात करें इसमें टेम्परेचर और डेंसिटी ये बहुत ज़्यादा जो है इसमें हाई थी। तो ये होने की वजह से क्या हुआ कि अचानक जो है इसके अंदर विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद में जो है ये बहुत तेजी से, यानी बताया कि दूसरी अवस्था में विस्फोट हुआ और 1 सेकंड के अंदर जो है ये पूरे ब्रह्मांड के इसमें हमें रचना हो गई। ये बहुत दूर तक जो है ये फैल गई कण, और उसके बाद में इसकी धीरे धीरे गति धीमी पड़ने लगी और 3 मिनट में ही पहले जो है वो हमारे परमाणु का दोबारा से इसमें, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है इसका विस्तार होने लगा ब्रह्मांड का। तो ये तीनों अवस्थाएं जो हैं इस प्रकार से थी। आइए डिटेल से हम इसको देख लेते हैं। ये मैंने आपको समझाते हैं फिगर के आधार पे। तो इसमें देखा कि पहली अवस्था के अंदर तापमान काफी ज्यादा था, घनत्व बहुत ज्यादा था, लेकिन आकार बहुत सूक्ष्म था। दूसरी अवस्था में क्या हुआ कि इसमें अचानक विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद में जो है इसमें मात्र जो है 1 सेकंड के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड की हमारी क्या होगी इसमें उत्पत्ति होगी, यानी कि, और उसके जो पहले अगर परमाणु की बात करें तो 3 मिनट के अंतराल में पहले परमाणु का जो है वो निर्माण हुआ। उसके बाद में तीसरी अवस्था में बिग बैंग में 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन गिर गया, यानी तापमान पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन बाद में क्या हुआ 4500 केल्विन जो है इसमें तापमान क्या हो गया, ये कम हो गया, एकदम से जो है इतना परिवर्तन आया नहीं, लेकिन ये 3 लाख वर्षों में परिवर्तन आया। तो परमाणुिक पदार्थों का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, जो कि आज के समय हम देखने को हमें मिलता है। तो आगे देखते हैं आगे इसमें क्या क्या चीजें हैं। आगे जो है आकाश गंगा के बीच में दूरी में विस्तार होना होता है। ब्रह्मांड का विस्तार का मतलब है आकाश गंगाओं के बीच में दूरी में विस्तार का होना। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है, यद्यपि ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों से मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के पक्षधर हैं, यानी अधिकतर वैज्ञानिक जो है अब इसके पक्ष में हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रमाण जो है अलग अलग वैज्ञानिकों के इसके आधार पे दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा तारों का निर्माण। देखो तारों के अगर निर्माण की बात करें तो तारों के निर्माण की भी जो है काफी सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है परिकल्पनाएं दी है, अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन जो ज्यादा मान्य जो सिद्धांत है वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत में जो ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड में जो पदार्थ थे उस पदार्थ जो है वो वितरण में यानी आकार के आधार पे या फिर ऊर्जा के आधार पे जो है वो समान नहीं थे, सब में अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलता था। घनत्व में प्रारंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसमें भिन्नता देखने को मिली, क्योंकि उसमें घनत्व में भिन्नता थी इसलिए। इसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ। इन्हीं एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास के आधार पर हुआ। आकाश गंगाओं का जो विकास है वो एकत्रण के आधार पर हुआ। जैसे जैसे वो संघनित होने लगे, पास पास आने लगे, वैसे ही जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिला, यानी आकाश गंगाओं का निर्माण जो है वो होने लगा। ऐसी एक आकाश गंगाएं असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगाएं क्या होती हैं? देखो आकाश गंगाओं की अगर बात करें तो आकाश गंगाएं है हमारे असंख्य तारों का समूह जो है वो क्या कहलाता है, हमारी आकाश गंगाएं कहलाती है। डेफिनेशन है इसकी, आप इसको नोट कर सकते हैं। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि इनकी दूरी
1000 प्रकाश वर्षों में, यानी लाइट ईयर्स, जो लाइट ईयर है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर के आधार पर इसको नापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास जो है 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है। ये हाइड्रोजन गैस जो है उसके जो एक बादल है उससे ही इसका निर्माण होता है। इसे निहारिका कहा जाता है। तो ये निहारिका की परिकल्पना है, वो परिभाषा है कि निहारिका किसे कहा जाता है। तो निहारिका है हमारा हाइड्रोजन गैस से बने बादल के संचय को जो है हम निहारिका कहते हैं। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। तो तारों का निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार से चली और तारों का निर्माण इस प्रकार से हुआ। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष है एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, तो प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसके लिख सकते हैं हम डायरेक्टली हम कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो ये होता है। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, नोट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है ग्रहों का निर्माण। तो ग्रहों के निर्माण की जो है 3 अवस्थाएं बताई जाती है कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो ग्रहों का निर्माण के लिए पहली अवस्था ये बताई गई कि सबसे पहले जो है, जो हमारे निहारिका है, वो निहारिका में गैसीय झुंड के रूप में जो है हमारे तारे पाए जाते हैं। जैसे ये निहारिका है, तो निहारिका में गैसीय झुंड के रूप में क्या पाए जाते हैं, काफी सारे तारे का जो है वो पाए जाते हैं अलग अलग। वो तारे क्या है, गैसीय झुंड का एक रूप है, यानी गैसों का एक गुच्छा है ये। तो जो है इसके अंदर जब जो गैस और धूलकण थे, तो उनमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उत्पन्न होने लगा बादलों के अंदर। और गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होने में दूसरी अवस्था में बताते हैं कि ये जो है, जब गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुआ और ये घूमती हुई तस्तरी के रूप में बन गया, और धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये जो है इसको कुछ पदार्थ जो है वो ढकने लगे, चारों तरफ के पदार्थ जो है इसको ढकने लगे, और ढकने के बाद जो है पिंड का निर्माण हुआ। अब जो ये थे, ये क्षेत्र में यहाँ पर जो है पिंड का निर्माण होने लगा, ये ऐसे तस्वीरनुमा। और पिंड का निर्माण होने पर ये आपस में जितने भी थे, ये आपस में जो है वो मिलने लगे। मिलने की वजह से जो है पूरा ये एक ठोस पिंड का निर्माण हो गया। और अंतिम अवस्था में अनेक छोटे छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पे कुछ बड़े पिंडों का रूप बना। तो जैसे जैसे क्या नाम है ये मिलने लगे, तो वैसे वैसे जो है ये पिंडों का निर्माण होने लगा बड़े बड़े, और यही हमारे ग्रह कहलाए। नेक्स्ट है हमारा सौरमंडल। तो सौरमंडल जो है वो निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। निहारिका जो है वो सौरमंडल का जनक है। और इसके अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहला है सूर्य, वो आता है, 8 ग्रह आते हैं, 63 उपग्रह आते हैं, और लाखों आकाशीय पिंड है जिसके अंदर क्षुद्र ग्रह है। इसके अलावा धूमकेतु है, और धूलकण और गैस काफी सारी मौजूद है। तो ये सबको मिला के हम सौरमंडल का नाम देते हैं। तो सौरमंडल में जो है वो टोटल हमारे 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह के अंदर 4 हमारे जो हैं वो पार्थिव ग्रह होते हैं, और 4 हमारे जो है वो जॉवियन ग्रह कहलाते हैं, यानी आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो आइए इसके बारे में समझा देता हूं। यहाँ पे जो है ये हमारे जो है सौरमंडल के कुछ ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। जैसे कि ये वाला जो है हमारा बुध, ठीक है, ये है हमारा शुक्र, ये है हमारी पृथ्वी, उसके बाद ये है हमारा मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जिसको अरुण और वरुण भी कहते हैं। तो ये जो है हमारे, ये जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह के जो बीच के जो ग्रह हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ये सारे ग्रह हैं हमारे आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह। यानी ये 4 ग्रह हो गए हमारे, वो हो गए हमारे शुक्र और बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो क्षुद्र ग्रह के अंतर पाए जाते हैं।
ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं 4, और 4 हमारे बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये जो आंतरिक ग्रह है इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, और इनको हम जो है बाहर वाले ग्रहों को हम जोवियन ग्रह कहते हैं। तो ये जो है हमारे जो है पार्थिव ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो है हमारे भीतरी ग्रह है, इसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, और ये शुद्र ग्रहों की पेटी के बीच में पाए जाते हैं। सूर्य और शुद्र ग्रहों के बीच में ये पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये हमारा जो है सूर्य और शुद्र ग्रह, तो इसके बीच में जो ये चारों ग्रह ये हमारे पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे बाहर के जो ग्रह हैं, जिसको बाह्य ग्रह कहते हैं शुद्र ग्रह के बाहर के, या फिर हम जो है उन्हें जोवियन ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो है जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह, क्योंकि बृहस्पति एक बड़ा ग्रह है जहां पर जो है हाइड्रोजन और हीलियम के जो है वायुमंडल पाया जाता है, तो इसलिए इसको हम जोवियन नाम देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में अंतर। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, टेबल में जो दिया हुआ है कि हमारे जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो ये 4 ग्रह हैं यहाँ तक, ये हमारे कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं हमारे पार्थिव ग्रह, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है ये कहलाते हैं हमारे क्या, जोवियन ग्रह। तो ये सारे जो है जोवियन ग्रह हो गए, और ये हमारे पार्थिव ग्रह होते हैं। जिसमें अगर हम आकार की बात कर ले तो आकार में सबसे जो बड़ा है वो है हमारा बृहस्पति, ठीक है। ये हमारा बृहस्पति सबसे बड़ा है, और सबसे छोटे की अगर आकृति की बात कर ले तो सबसे छोटा क्या है, हमारा बुध है। इसी प्रकार से दूरी जो है इसके सीक्वेंस के हिसाब से यही है जो मैंने आपको चित्र में ही बताई थी। और घनत्व जो है सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, वो सबसे ज्यादा घनत्व हमारा पृथ्वी का है, और उसके बाद जो है सबसे कम घनत्व हमारा शनि का है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसके अलावा बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसका 0 उपग्रह है। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह हमारे बृहस्पति के अभी तक ज्ञात उपग्रहों के अंदर अगर देखे तो। इसके अलावा नेक्स्ट जो है पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रहों में अंतर। तो पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रहों के अंतर अगर देखें तो जैसे मैंने बताया कि पार्थिव ग्रह जो हैं ये सूर्य के नजदीक हैं, और सूर्य के नजदीक होने के कारण जो है इनमें जो है वायुमंडल वो मतलब गैसों का ज्यादा झुंड जो है वो नहीं रह पाया। और जो जोवियन ग्रह हैं वो सूर्य से दूर होने के कारण इसमें जो है अभी भी गैस जो है वो उपस्थित है। इसके अलावा सौर मंडल जो है उसके नजदीक में ग्रह हैं ये जो जोवियन ग्रह है, वो पार्थिव ग्रह हैं, और यहाँ पर जो है वो पास में होने के कारण सौर विकिरण से या सौर वायु से वो जितने भी क्या नाम है हमारी गैसें थी वो उड़ गई हैं। लेकिन यहाँ पर जोवियन ग्रहों की बात करें तो जोवियन ग्रहों में गैसों को नहीं हटा पाया सौर विकिरण इसको। इसके अलावा पार्थिव ग्रह जो है, पार्थिव ग्रह के छोटे होने पर इनका गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही है। देखो जो जितना बड़ा पिंड होगा उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ज्यादा होगी। जैसे हम इनके आकारों को देखें तो पार्थिव ग्रहों के आकार छोटे हैं, इसके अलावा जोवियन ग्रहों के आकार जो है वो बड़े हैं। और जोवियन ग्रहों के बड़े आकार होने के कारण इनमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अधिक है। लेकिन जो पार्थिव ग्रह हैं इनमें गुरुत्वाकर्षण बल इनके मुकाबले कम पाया जाता है। तो बेसिकली 3 अंतर है जो कि हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा की उत्पत्ति। देखो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। और ये जो है इसकी उत्पत्ति के भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं।
अगर इन सिद्धांतों की बात करें तो जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य सिद्धांत है वो है 1838 में दिया था, सर जॉर्ज डार्विन ने दिया था। उन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी, चंद्रमा तेजी से घूमते हुए पिंड थे। यानी शुरुआत में जिस समय पर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसी समय चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है कि पृथ्वी और चंद्रमा जो है तेज घूमते हुए पिंड थे। यह पूरा पिंड डंबल के बीच में पतला और किनारों पर मोटा था। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि जैसे कि मान लो कि ये हमारी पृथ्वी थी, ठीक है, इसी का जो है चंद्रमा एक पार्ट था। इस प्रकार की स्थिति बताई जाती थी। तो घूमते हुए पिंड के रूप में थे। यह पूरा पिंड डंबल की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंतरोदय टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। ये बताया जाता है कि जैसे कि मान लो कि पृथ्वी जो है हमारी, अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी का एक हिस्सा ये जो है टूट के और ये अलग हो गया, जो कि आज चंद्रमा के रूप में पृथ्वी के चारों ओर ये घूम रहा है। तो ये बताया जो एक खाली जगह थी जहां से चंद्रमा अलग हुआ, ये बताया जाता है क्या, प्रशांत महासागर आज वहां पर स्थित है। ऐसी विचारधारा बताई जाती है। यद्यपि वर्तमान समय में वैज्ञानिक इसमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ऐसा स्वीकार किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है जिसे बिग स्प्रेट कहा जाता है। तो ये बताया कि अभी तक जितने भी क्या नाम है वैज्ञानिक हुए ने इसको नहीं माना कि अलग हुआ ऐसा क्या, क्योंकि ये कोई अलग होने को प्रमाण नहीं थे कि अलग किस प्रकार से हुआ है। तो ये माना गया कि अलग होने का ये था कि कोई ना कोई टकराव हुआ है, किसी न किसी पिंड का पृथ्वी टकराव हुआ जिसकी वजह से वो टुकड़ा टूट के अलग हो गया। तो इसके लिए जो है ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने से कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 2 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। जो मंगल ग्रह है उससे भी बड़े आकार का कोई पिंड था जो पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। बाद में पृथ्वी के चारों ओर जो है उसमें टूटा हुआ हिस्सा वो घूमने लगा और आज के चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। यह घटना चंद्रमा की उत्पत्ति का लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई है। तो ये चीज है कि इसकी जो उत्पत्ति है चंद्रमा की वो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है, लगभग अगर बात करें तो। इसके अलावा पृथ्वी का नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी का उद्भव। देखो पृथ्वी जो है उद्भव हमने पढ़ा, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी क्योंकि ये भी ग्रह है और ग्रहों की जैसे उत्पत्ति वैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। लेकिन आज जो सिचुएशन में जो पृथ्वी है क्या ये पहले भी ऐसी थी या धीरे धीरे परिवर्तन आया वो हम समझेंगे। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह था। इसका वायुमंडल विरल था जो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ था। शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में जो है पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी और बहुत ज्यादा गर्म थी। इसके अलावा जो है गर्म होने के कारण वहां पे कोई भी किसी प्रकार कोई जीव, कोई वनस्पति नहीं थी, वीरान था और वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये 2 गैसें ही उपलब्ध थी। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से अलग था। जो आज वायुमंडल है वहां पर वैसा वायुमंडल नहीं था क्योंकि आज हाइड्रोजन और हीलियम बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन उस समय पर बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्या मतलब यही 2 गैसें थी। अतः ऐसी घटना एवं क्रियाएं अवश्य हुई होगी जिसके कारण चट्टानी वीरान ग्रह है पृथ्वी एक सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हुई है क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत लंबा, घटना क्या है, ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चली है और धीरे धीरे पृथ्वी में बहुत सारे बदलाव आए हैं और जिसकी वजह से आज इतना सुंदर ग्रह जो है हमारे सामने जो स्थित है। इसके अलावा जो है इसमें पानी है, जीवन है, अनुकूल वातावरण है लोगों को रहने के लिए, जीवन के लिए। तो ये सारी स्थिति हम पृथ्वी की देखते हैं जो कि एक लंबे अंतराल के बाद में हुई है। तो पृथ्वी की संरचना परतदार है
वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं है। देखो पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में पृथ्वी की हमारी अलग अलग लेयर पाई जाती है और अलग अलग लेयर जो है उसका घनत्व भी अलग अलग है। तो ये सारी जो उसकी लेयर है और लेयर का घनत्व अलग अलग है, तो ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा और भार भी इसका बढ़ता जाएगा। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इनके भीतरी भाग में अनेक मंडल है और हर एक भाग में पदार्थ का अलग विशेषता है। जितने भी ये हमारे परत है इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। इस विशेषता के आधार पर इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे है हमारा क्रोड है, मेंटल है और हमारा भूपर पट्टी है। तो इनकी काफी सारी विशेषताएं जो हम आगे पढ़ेंगे। स्थल मंडल का विकास। अब देखो स्थल पृथ्वी की जो है उत्पत्ति हुई, पृथ्वी जो आज के टाइम पे सिचुएशन है वो बहुत लंबे समय तक कोई ना कोई धीरे धीरे परिवर्तन आते रहे और आज जो पृथ्वी है वो पहले के समय नहीं थी। परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी की आज उत्पत्ति वो सुंदर ग्रह के रूप में हो पाई है। तो स्थल मंडल की बात करें, पृथ्वी पर जो स्थल मंडल देखने को मिलता है ये कैसा है, ये कैसे बना, इसका विकास कैसे हुआ। तो उल्काओं के अध्ययन से हमें ये पता लगता है कि बहुत सारे ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने हैं। शुरुआत की अगर बात करें, जब पृथ्वी के जो विकास की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबे समय तक चली और प्रक्रिया में ये बताया कि जो है छोटे छोटे पिंडों से मिलकर जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और जब ये पिंड जब टकराने लगे आपस में और टकराने के कारण जो है वो ऊष्मा उत्पन्न होने लगी और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जो है पदार्थों का तापमान बढ़ने लगा और पदार्थ पिघलने लगे। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। देखो जिस टाइम पे जब पदार्थ टकराने लगे जो है उसके चट्टानी आपस में टुकड़े टकराने लगे, टकराने से जो ऊष्मा उत्पन्न हुई और ऊष्मा उत्पन्न होने से जो है वो जो पदार्थ है वो जो गर्म होकर पिघलने की अवस्था में होने लगे। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को यहाँ पर मिली और इसके कारण जो है जब द्रव अवस्था में हुई तो वहां पर जो है वो पदार्थों का जो है मिश्रण होना शुरू हुआ। यानी भारी पदार्थ है जो घनत्व अधिक था वो नीचे की ओर बैठने लगे और जो क्या नाम है हल्के पदार्थ है ऊपर की ओर वो आने लगे, क्योंकि द्रव अवस्था में पृथ्वी हो गई थी। और इसी कारण जो है लोहा हमारे सबसे भारी था इसलिए केंद्र में चले गए, अधिक मात्रा के केंद्र में ही है और जो है और जो हल्के पदार्थ है वो कहाँ गए, सतह पर आ गए, ऊपरी तरफ ये आ गए। तो समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। यानी कि जब ये गर्म अवस्था में थे तो उसके बाद में तापमान अधिक होने के कारण जो है चट्टानें पिघलने लगी, द्रवावस्था में हुई और जो क्या नाम है भारी जो तत्व थे वो नीचे की ओर बैठने लगे और हल्के तत्व थे ऊपर की ओर होने लगे। जिस प्रकार से अगर मान लो किसी भी अगर पानी की बात करें, एक पानी का गिलास है, उस गिलास के अंदर अगर हम कंकर पत्थर रेत घास सब डाल देते हैं और उसको जोर से हिलाते हैं तो सबसे पहले जो है भारी कण होंगे यानी मोटे कण होंगे वो अंदर नीचे की ओर बैठेंगे, जिनका घनत्व ज्यादा होगा, जिनका घनत्व कम होगा ऊपर की ओर होंगे और इस प्रकार की परत जो है वो बनती जाएगी। तो इस प्रकार जो है वो पृथ्वी पे भी जो पदार्थ थे वो इस प्रकार से जो है वो जमने लगे, यानी कि हल्के पदार्थ जो ऊपर आ गए और ठोस पदार्थ नीचे की ओर चले गए। तो यह पृथ्वी के भूपर पट्टी के रूप में विकसित हो गए और जो हल्के पदार्थ ऊपर की ओर आए, क्योंकि जब वो गर्म था धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो एक पट्टी यानी पट्टी जो है ऊपर की जो परत थी वो ठंडी होने लगी और उससे हमारी भूपर पट्टी का निर्माण हुआ। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। विभेदन ये होता है कि जब कोई भी पदार्थ अगर मान लो कि वो अलग अलग हो रहे हो तो उस प्रक्रिया को हल्के और भारी पदार्थ जब अलग अलग होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम विभेदन कहते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण
संघटन के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा। जब चंद्रमा जो है वो अलग हुआ, पृथ्वी से टूटकर जो टुकड़ा अलग हुआ, क्योंकि उस समय बड़े पिंड का टकराव हुआ था, और जो ये अलग हुआ उसके कारण जो है बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न हुई, क्योंकि तापमान बढ़ा, जो टकराव हुआ। तो और यह विभेदन दूसरा चरण था, यानी पहला चरण था उसका जिस समय प्रारंभिक अवस्था में थी पृथ्वी, दूसरा चरण हुआ जब उसे चंद्रमा अलग हुआ उस समय। प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया और पृथ्वी के धरातल से करोड़ तक कई परतें पाई गई जाती है। तो इस प्रकार बताया कि जो है ये अलग हुआ, अलग होने के कारण जो है करोड़ पर बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ, हमने समझ लिया कि स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ। अब दो अवस्था इसको हम और समझेंगे, स्थलमंडल और जलमंडल के बारे में। पृथ्वी के वायुमंडल का वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। आज की सिचुएशन की बात करें तो आज जो है सबसे ज्यादा मात्रा में गैस जो है पृथ्वी पर वो है नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पर है हमारी ऑक्सीजन। लेकिन शुरुआत की अगर बात करें हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें ही पृथ्वी पर थी। वर्तमान वायुमंडल के विकास की तीन अवस्थाएं हैं, और इसकी भी जो तीन अवस्थाएं बताई जाती है। पहली अवस्था में आदिकालीन वायुमंडलीय गैस का ह्रास है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और जलवाष्प से वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अतः ये अंत में वायुमंडल की संरचना को मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। प्रारंभ में वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी। ये मैंने बताया कि अभी की सबसे पहले का जब जिस टाइम पे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें ही पृथ्वी पर मौजूद थी। सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गई। जब सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगी, क्योंकि ये काफी हल्की गैसें होती हैं, और ये जो है जैसे वायुमंडल जो है तापमान जो है ज्यादा होने लगा, जो है वो ज्यादा हुआ, क्योंकि सूर्य जो है इसके पास में है पृथ्वी, पार्थिव के जो है ग्रह है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही पार्थिव ग्रह जोवियन ग्रह होते हैं। तो इसके कारण जो है यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो पृथ्वी से दूर चले गए। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। यानी इस प्रारंभिक जो वायुमंडल था तो प्राचीन समय से था, या तो वो दूर चले गए या फिर वो समाप्त हो गया, और ये किसके कारण हुआ, हमारा सौर पवन के कारण हुआ। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। ये पहली अवस्था क्या थी कि पहले शुरुआत में हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें थी। अब ये जो है सूर्य से आने वाली सौर पवन जो है उसके द्वारा जो है वो पृथ्वी से हट गई। ये पहली अवस्था थी। तो पहली अवस्था में जो है वो सिचुएशन क्या हुई कि जैसे कि मान लो पृथ्वी है, वो पृथ्वी हमारी क्या गर्म अवस्था में थी पहले, और धीरे धीरे ऊपर की परत ठंडी होने लगी, लेकिन अंदर से ये गर्म थी। और ये काफी गर्म होने की वजह से जो है यहाँ से काफी सारी गैसें जो है वो बाहर की ओर जो है उत्सर्जित होने लगी, बाहर की ओर जाने लगी, और जाने पे जो है जो वाष्प के रूप में जो ये जाने लगी। अब जाने से जो है ये वायुमंडल का जो है वो निर्माण होने लगा। गैसें ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाई और ये जो है वाष्प के रूप में नीचे की ओर आने लगी, और इस प्रकार से जो है वो क्या नाम है वायुमंडल का हमारा निर्माण होने लगा। पृथ्वी के ठंडा होने पर विभेदन के दौरान जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सारे गैसें जलवाष्प बाहर निकले, इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। प्रारंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन व अमोनियम अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। ये बताया जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय पर ऑक्सीजन मतलब दो ही गैसें थी, लेकिन जब ये जो है जैसे जैसे क्या नाम है गर्म गैसें बाहर निकलने लगी, वाष्प बाहर निकलने लगे, और जो हमारे हाइड्रोजन हीलियम थे वो सौर विकिरण के कारण, सौर पवन के कारण जो है वहां से हट गए पृथ्वी से। तो नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सारी गैसें थी। लेकिन जिस समय पर अगर बात करें कि जल जो है पृथ्वी पर जो आया, तो जल आने की वजह से क्या कि जल कैसे आया, क्योंकि जब वाष्पीकरण जब होने लगा और वाष्पीकरण से जो है वहां पे बादलों का निर्माण हुआ, लंबे समय तक जो है गैसें वायुमंडल में फैलने लगी, बादलों का निर्माण हुआ, और बादल जो है जब वो काफी घने बादल हो गए, कई जो है काफी लंबे समय तक प्रक्रिया चलती रही, और तब वहां पे जब बारिश होने लगी जल के बूंद के रूप में दोबारा से आई, तो वो जो है जल के बूंद के रूप में पृथ्वी पर आई,
और वहां पर जो है जो गड्ढे थे वो एक समुद्र के रूप में कन्वर्ट हो गए, और वहां से जो है समुद्र से फिर जो है वहां पर पौधों की उत्पत्ति हुई, और पौधों की उत्पत्ति होने से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने लगी, जिससे ऑक्सीजन की उत्पत्ति पृथ्वी पर देखने को मिली। तो ये सारी प्रक्रिया थी जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल आज की अवस्था में है। तो लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प और गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के कारण पानी में घुलने से तापमान में अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप जब तापमान में अधिक गिरावट आई तो उससे क्या हुआ, अधिक संघनन और अधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा हो गया, और जिसकी वजह से आज महासागर बने, जो मैंने अभी आपको समझाया वो सारी प्रक्रिया हुई। नेक्स्ट हमारा जीवन की उत्पत्ति। अब जीवन की उत्पत्ति के बारे में देखें तो जीवन की उत्पत्ति जो है वो भी एक इसी का प्रक्रिया का एक पार्ट है। जैसे समुद्रों की उत्पत्ति हुई, समुद्रों की उत्पत्ति हुई तो वहां से जो है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुई, समुद्र की उत्पत्ति हुई। समुद्र की उत्पत्ति से वहां पे जो है वो हमारे जो समुद्री जीव थे, समुद्री पौधे थे, उनकी उत्पत्ति हुई, और समुद्री पौधों की उत्पत्ति होने से ही, जैसे काई होती सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी, और उसके बाद में उससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया चली, वो होने लगी, उससे ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई, और धीरे धीरे जो है वो समुद्री जीवों की उत्पत्ति होने लगी, बिना रीढ़ वाले जो है जीवों की, उसके बाद रीढ़ वाले जीवों की, फिर बाद में जो है धीरे धीरे पृथ्वी पर भी यानी कि स्थल पर भी जीवों की उत्पत्ति होने लगी, और जो है बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो है उसकी उत्पत्ति हुई पहले, उसके बाद बड़े जीवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से पहले जो है बिना रीढ़ वाले थे, बाद में रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से जो है आज पृथ्वी की सिचुएशन बात करें तो आज हम देखते हैं वो सिचुएशन धीरे धीरे बहुत लंबे समय के बाद हुई है, और इसके विकास में लगभग जो है 380 करोड़ वर्ष में लगे हैं पूरी प्रक्रिया में, यानी जीवन की प्रक्रिया की बात कर ले तो ये चैप्टर जो है हमारा आज ये खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको अच्छी लगे, दूसरों को बेनिफिट मिल सके, इसके लिए आप इसको जितना शेयर करेंगे उतना ही बेनिफिशियल होगा सभी लोगों के लिए। और जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो इसके मिल सके, और इसको लाइक कीजिए, क्योंकि ये लाइक मिलेगा जितना ज्यादा वो हमें जो है उतना ज्यादा मोटिवेट करेगा। धन्यवाद।